हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन सिलोजिज्म का, उसमें कह रहा है कि सभी कस्टम क्या है? रिचुअल्स हैं। ठीक है, कस्टम को क्या करेंगे? सी से डिनोट करेंगे। सभी कस्टम क्या है? रिचुअल्स है। देखिए सी हो गया। अब इसको ऐसे करके कर दिए और इसके चारों ओर कौन सी बना दिए? रिचुअल्स बना दिए। अब क्या कह रहा है कि सम ट्रेडिशंस आर रिचुअल्स, कुछ परंपराएं अनुष्ठान हैं। तो सम ट्रेडिशंस आर रिचुअल्स यानी कि कुछ ट्रेडिशन का पार्ट इस रिचुअल में जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ जा रहा है? ये दिया गया है। और एक दिया गया है नो राइट्स इज़ रिचुअल। तो यहाँ पर नो राइट्स इज़ रिचुअल, तो रिचुअल का कोई भी पार्ट जो होता है राइट्स में नहीं आता है। क्योंकि दोनों आर से है तो इसको कैसे लिखेंगे? RT से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको जो करते हैं RI से। ठीक है, RI से कर देते हैं और इसको कर देते हैं RT से। तो अब कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन में ये दे रहा है कि नो ट्रेडिशंस आर कस्टम्स। तो सिलोजिज्म क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमेशा एक नोट डाउन करना है कि यदि कोई कथन जो है, स्टेटमेंट है, यदि पॉजिटिव कथन है सभी, तो उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि उस कथन कंक्लूजन में कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। और अगर मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए कैसे ट्रेडिशन और कस्टम के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी ट्रेडिशन क्या है? कस्टम नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर ट्रेडिशन और कस्टम के बीच में देखें तो नेगेटिव रिलेशन है क्या? पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, सिर्फ इस राइट के साथ जो है नेगेटिव रिलेशन सबका है, लेकिन कस्टम और ट्रेडिशन के बीच में कोई भी नेगेटिव रिलेशन है ही नहीं। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो इसका नेगेटिव कंक्लूजन होगा क्या? नहीं होगा। ये तो डायरेक्ट कट कर दिए। दूसरा ये कह रहा है कि नो कस्टम इज़ राइट्स, कोई भी कस्टम क्या है? राइट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये देखिए इस राइट और रिचुअल के बीच में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है ना? तो राइट का कोई भी आदमी रिचुअल में नहीं जाएगा, रिचुअल का कोई भी आदमी राइट में नहीं आएगा। तो चूँकि कस्टम जो है रिचुअल के अंदर ही है तो वो भी राइट में कैसे जाएगा? जाएगा ही नहीं, क्योंकि कस्टम जो है राइट के अंदर में है, रिचुअल के अंदर में है, और रिचुअल और राइट में नेगेटिव रिलेशन है, मतलब कोई आ जा नहीं सकता है इस बाउंड्री से बाहर। तो कस्टम भी राइट में नहीं जा पाएगा, तो ये भी क्या होगा? सही आंसर होगा। नो कस्टम इज़ राइट। तो ओनली जो है टू फॉलो करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। केवल जो है दो अनुसरण करता है, यहाँ पर केवल दो अनुसरण करता है। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर ट्रायड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित गुणों के साथ एक त्रय संख्या है? ये भी एक त्रय संख्या हो गया। 3 नंबर का जोड़ी को त्रय संख्या बोलते हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो इसमें केवल ये जो प्रॉपर्टी दिया है इसको कौन फुलफिल कर रहा है इसको देखना है। पहला तो प्रॉपर्टी होना चाहिए कि जो लास्ट नंबर है, इन तीनों में से जो लास्ट है वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। और इसमें जो है अगर पहली संख्या को हम अगर फर्स्ट नंबर को क्या करें? दोगुना करें तो वो दूसरी संख्या से जो है कम होना चाहिए। ये वाला बस इसमें प्रॉपर्टी ढूंढना है। तो आप देखिए, अगर हम पहला को देखें, ऑप्शन नंबर ए में देखें, तो पहले क्या करेंगे? दूसरे को चेक करते हैं, क्योंकि पहला वाला 121 जो है 11 का स्क्वायर है, ये तो पहला वाला प्रॉपर्टी को जो है फुलफिल करता है। दूसरा प्रॉपर्टी को देखते हैं कि पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है? 24 है। 24 का दुगुना कितना हो गया? 48 हो गया। तो पहली संख्या का दोगुना 48 हो गया, तो इसके दोगुने से जो है क्या है? ये अधिक है। ठीक है, दूसरी संख्या अधिक हो गया, लेकिन दूसरी संख्या क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसलिए ये जो है फुलफिल नहीं करता है। ठीक है ना, ये फुलफिल नहीं करता है। अब देखिए दूसरा वाला चेक करते हैं। तो ये जैसे पहला अगर प्रॉपर्टी को चेक करें, 324 18 पर स्क्वायर हो गया, तो पहला प्रॉपर्टी तो मेरा लग गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि जो पहली संख्या का दोगुना है, पहली संख्या का अगर दोगुना करेंगे वो दूसरी संख्या से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। या कहें कि दूसरी संख्या पहली संख्या के दोगुना से कम होना चाहिए। तो पहला संख्या कितना हो गया? 74, उसका दोगुना कर दिए तो कितना हो गया? 148। और 148 जो है कितना है? 146 से अधिक है। या दूसरा बात कहें कि 146 जो है यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या के दोगुने से कम है, इसलिए जो है
दूसरा प्रॉपर्टी भी मेरा जो है क्या करता है, फुलफिल करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये दोनों प्रॉपर्टी कौन सा फुलफिल करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगर डी में ये सी होगा और ये ऑप्शन डी होगा, और अगर इसको चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा, और इसको चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, B2 से स्टार्ट किया गया है, फिर जो नेक्स्ट टर्म लिया गया है उसमें पिछला टर्म को ऐड करके एक नया टर्म दिया गया है। B2 तो ऐड किया गया है, फिर C3, उसके नेक्स्ट वाला में B2 C3 ऐड किया गया, और फिर नेक्स्ट क्या किया, E5, फिर ये वाला जो है B2 C3 E5 नेक्स्ट में किया गया है, और इसके साथ जो है एक नया टर्म G7 ऐड कर दिया गया है। तो नया वाला में क्या होगा, तो नए वाले में ये तो ऐड किया ही किया जाएगा। ठीक है, यहाँ B2 हो गया, C3, E5 और G7, और इसके साथ ही जो है एक नया टर्म ऐड किया जाएगा। इसमें क्या ऐड किया जाएगा, तो हम कैसे जानेंगे, अब देखिए यहाँ पर तो 2 है, नंबर में देखिए 2 है, फिर 3 है, फिर ये ऐड किया गया, लास्ट वाला सिर्फ देखेंगे 5 है, फिर क्या है यहाँ पर 7 है, और ये बाद बाकी तो पिछला से उठा के रखा गया है ना, ये सब जो है ये वाला उठा के रख दिया गया है, फिर B2 को इसमें पिछला वाला उठा के रख दिया गया है। ठीक है, तो सिर्फ हम क्या देखेंगे, इस नंबर पर ध्यान देंगे। ठीक है ना, देखिए 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। और जैसे B है तो B का पोजीशन वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और जैसे तीसरा प्राइम नंबर ले लिए तो 3 के साथ क्या हो गया, C हो गया, फिर नेक्स्ट क्या, पाँचवा जब प्राइम नंबर ले लिए, 3 के बाद प्राइम नंबर नेक्स्ट क्या होता है, 5 होता है, तो 5 का जो है किसका पोजिशनल वैल्यू होता है, E होता है। उसके बाद क्या हो गया, 7 हो गया नेक्स्ट प्राइम नंबर, और इस किसका होता है, G का होता है, तो G7 लिख दिए गए। अब नेक्स्ट में जो होगा ये सभी तो ऐड होगा ही, और इसमें एक ऐड क्या किया जाएगा, इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर, जैसे 7 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है, और 11 किसका पोजिशनल वैल्यू होता है, K का, तो K आगे ऐड कर दिए यहाँ पर, तो ये कहाँ चला जाएगा, K 11 यहाँ चला जाएगा, समझ में आ गया। तो ये जो है यहाँ पर भराएगा, और ये तो B2 C3 E5 G7 जो है पीछे वाला कोई जस्ट इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो B होगा वो मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज असाइन टू एन इवन न्यूमेरिकल वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे A का क्या हो गया, 2 दिया गया है, B का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि जो पोजिशनल वैल्यू है, यानी A का एक्चुअल में पोजिशनल वैल्यू कितना 1 होता है, इसमें कैसे कर दिया गया है कि 1 का दोगुना कर दिया गया है, तो हो गया 2। B का एक्चुअल में पोजिशन वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो इसको दोगुना करके कर दिया गया कितना, 4। यानी कि जो एक्चुअल में होता है उसका पोजिशनल वैल्यू उसको दोगुना करके यहाँ पर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर कितना अगर लिखा गया है, स्टिग्मा को लिखा गया है कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्टिग्मा, STIGMA। ठीक है, तो इसका पोजिशनल वैल्यू कितना होता है, 19 होता है, फिर कितना होता है, 20 होता है, फिर कितना 9, फिर 7, M का कितना हो गया, 13 हो गया, और A का हो गया 1। तब दोगुना करके लिखेंगे, इसका कितना हो गया, इसका कितना हो गया, देखिए 38 हो गया। ठीक है, इसका कितना हो गया, 40 हो गया, इसका कितना हो गया, 18 हो गया, इसका कितना हो गया, 14 हो गया, 14, इसका कितना हो गया, 26 हो गया, और इसका कितना हो गया, 1 का हो गया 2। अब इसको एक साथ ऐड करके लिख दिए, 38, 40, 18, 14, 26, 2। तो किस में है, 38, 40, ऑप्शन नंबर जो है डी में जो है 38, 40, 18, 14, 26 और 2, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर 6 व्यक्ति है, सिट इन 2 पैरेलल रोज सच दैट ओनली 3 पर्सन्स आर सिटिंग इन ईच रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, यानी कि 6 व्यक्ति है, और 6 व्यक्ति जो है 2 रो में बैठता है, प्रत्येक में 3-3 व्यक्ति बैठता है, और सभी को जो है उत्तर दिशा की ओर देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, मान लेते हैं इस तरह करके हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठ रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, सभी कोई उत्तर की ओर, और उसके नीचे भी क्या कर रहा है, एक व्यक्ति बैठा है इस तरह के। ठीक है, सभी कोई जो है आगे की ओर देख रहा है, और सभी जो है इस तरह के बैठा हुआ है, 2 रो में 6 व्यक्ति। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये देखिए कि 1 पर्सन इज़ बिटवीन K एंड O। ठीक है, 1 पर्सन इज़ बिटवीन K एंड O। पहले हम क्या करते हैं,
के और ओ के बीच में जो है एक पर्सन यहाँ पर बैठा देते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एल इज़ इमीडिएट अहेड ऑफ एन, ठीक है, यानी एल इज़ इमीडिएट अहेड ऑफ एन, यानी एन के तुरंत आगे कौन है, एल है। एन के तुरंत आगे कौन है, एल है। तो एन हम कहाँ बैठा दिए, यहाँ बैठा दिए। अब एल मेरा कहाँ बैठा दिए, यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि P इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ N, N के जो है दाईं ओर कौन है, P है। अब देखिए N तो यहाँ होगा, हम P यहाँ पर तीनों तो फुल हो गया, तो हम P कहाँ बैठाएंगे, नहीं बैठा सकते ना, इसलिए ये जो है थोड़ा सा हमको इसमें चेंजिंग करना होगा। क्या चेंजिंग करना होगा, आप देखिए चेंजिंग करना होगा कि पहले ये जो मेरा दिया गया है P इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ N, इसी को हम पहले क्या कर लेंगे, बैठा लेंगे। P इज़ इमीडिएट राइट ऑफ N, N के तुरंत दाएं कौन होगा, P होगा। तो N के तुरंत दाएं P है, और ये भी है कि L इज़ इमीडिएट अहेड ऑफ N, ठीक है। तो पहले इसको बोलते हैं N के तुरंत दाएं कौन है, P है। देखो N यहाँ हो गया, ठीक है, और तुरंत दाएं P यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि ये वाला L इज़ इमीडिएट अहेड ऑफ N, N के तुरंत आगे कौन है, P है। N यहाँ हो गया, तो मेरा P कहाँ पर, ये वाला रो में हो जाएगा, सेकंड वाले में। N के तुरंत आगे कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है, सॉरी L बैठा हुआ है, P नहीं बैठा हुआ है, L बैठा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, यहाँ भी ये भी बोल रहा था कि O, वन पर्सन इज सीट बिटवीन K एंड O, किसके बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, K और O के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। तो यहाँ देखिए दो जगह यहीं पर खाली है ना, इसमें जो है दो जगह, एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली है। अब इसमें भी हम क्या बोलेंगे, बैठा देंगे। तो क्या बैठा देते हैं, तो यहाँ मान लीजिए मेरा क्या हो गया, K हो गया और ये O हो गया, ठीक है। बच कौन गया, M, बैठा दिए। लेकिन यहाँ पर और एक कंडीशन यहाँ दिया गया था, क्या दिया गया था कि O और M जो है नॉट सीटेड डायगोनली। तो जो है डायगोनली जो होता है क्या है कि कोना कोनी में जो है O और M नहीं बैठना चाहिए, तो मेरा कंडीशन गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इसके पोजीशन को चेंज कर देंगे। ये तो कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर दिए, K कर दिए, और यहाँ पर क्या कर दिए, O कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए पूरा सेटिस्फैक्शन हो गया, पूरा सेटिस्फाई, जो भी यहाँ थ्योरी है वो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असंगत है, यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इनमें से कौन सा रेस्ट है, ये कौन सा असंगत है, ये बताना है। तो आप देखो K है, L है, M है, P है, तो कौन सा असंगत है। देखो K भी कॉर्नर पर है, O भी कॉर्नर पर है, और P भी कॉर्नर पे है, और M कॉर्नर पे है। ये चार है जो कॉर्नर पे है, लेकिन आप L देखिए, L क्या है, कॉर्नर पर नहीं है, तो ये असंगत है। K भी कॉर्नर पे है, M भी है, P भी कॉर्नर पे है, लेकिन L जो है कॉर्नर पे नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, जो असंगत होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।